हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉप 1000 एमसीक्यू का पार्ट 6। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है क्वेश्चन, राज्यों की सीमाएं कौन परिवर्तित कर सकता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। सो इसका सही आंसर होगा संसद। आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है और ऐसी शक्ति आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। अर्थात अगर संसद राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और साधारण बहुमत से ही संसद ऐसा कर सकता है। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 3 में है। सो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 3 में संसद को यह शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति 368 के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है उससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। देखिए, फेडरेशन और कन्फेडरेशन शब्द के बारे में आपको पहले जान लेना चाहिए। जैसे 4 राज्य हैं, ए, बी, सी और डी, ये आपस में आकर एक संघ बना रहे हैं या कह सकते हैं आप एक कन्फेडरेशन बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, राज्यों को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। राज्य जब चाहें अपने संघ से बाहर आ सकते हैं, कन्फेडरेशन से बाहर आ सकते हैं। तो कन्फेडरेशन में क्या होता है, राज्यों की शक्ति संघ की अपेक्षा अधिक होती है और फेडरेशन में क्या होता है, राज्यों की शक्ति संघ के बराबर होती है या संघ से कम होती है। सो भारत में ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं अपनाई गई हैं। भारत में संघीय व्यवस्था इस कदर है कि यह केंद्र की ओर झुकी हुई है और इसके पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का यूनियन होगा। सो भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक के द्वारा। तो आर्टिकल 239(1) के माध्यम से संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति अपने एजेंट या अपने अधीनस्थ के माध्यम से संघ राज्यों का प्रशासन चलाता है। सो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। आपको क्या लग रहा है किसको है यह अधिकार? यह अधिकार है संसद को। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। ये कैसा है? आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि नए राज्यों का भारतीय संघ में समावेश संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो नए राज्यों को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, आर्टिकल 2 के अंतर्गत। और ऐसा करना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये कहा गया आर्टिकल 4 में। आगे देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? अगर कोई राज्य नया बनाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। 5वीं अनुसूची में, 3री अनुसूची में, 2री अनुसूची में या प्रथम अनुसूची में? सो आप इसका आंसर जानते ही हैं, प्रथम अनुसूची राज्यों और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। सो इसलिए इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। यहाँ पे 5वीं अनुसूची का जिक्र किया गया तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। जबकि 2री अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करती है। 3री अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। तो 3री अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, 2री अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के जो संवैधानिक अधिकारी है उनके वेतन के बारे में उपबंध है और पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर आपको खुद ही देना है। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया
दिल्ली, चौथा हो गया अंडमान और निकोबार, पांचवा हो गया चंडीगढ़, छठा हो गया लक्षद्वीप, सातवां हो गया पुडुचेरी और आठवां हो गया दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को एक ही में मिला दिया गया है। सो इस तरीके से कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, संघ शासित प्रदेश हो गए? 8। सो इसका आंसर होगा 8। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, 7 नहीं होगा, 8 अब हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि 2 बने थे नए और उसमें से एक समाप्त हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव वाला एक ही हो गया, तो इस तरीके से 8 बचे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20, 25, 30 या कोई सीट आरक्षित नहीं है? सो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। अगर आपको सीटों का बंटवारा देखना हो तो लोकसभा में 552 सीटें हैं। 552 में से 550 राज्यों से हैं, 530 राज्यों से हैं, 550 नहीं, मैंने गलत बोल दिया, 530 राज्यों से हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए सीटें हैं। लेकिन अभी जो संविधान संशोधन बिल लाया गया है उसमें इन 2 सीटों को समाप्त करने की बात कही गई है। सो अभी आप ये याद रखिएगा कि 552 में से 530 राज्यों के लिए हैं, 20 संघ राज्यों के लिए हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए हैं। अगर वो बिल पास हो जाता है या पास हो गया होगा, इसमें मुझे लेटेस्ट जानकारी नहीं है इसके बारे में, जो आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए मनोनयन की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त है उससे संबंधित वो समाप्त करने की बात कही जा रही है। सो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें ही हैं। सो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद में आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि राज्यसभा संख्या 4 है। दिल्ली के लिए 3 और पुडुचेरी के लिए 1 सीट है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे कितने राज्यों का निर्माण हुआ था? तो 14 राज्यों का निर्माण हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। सो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 67वें, 68वें, 69वें या 70वें? इसका जवाब होगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। और ये किस सन में आया था? तो 1991 में आया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 30वें, 32वें, 35वें, 42वें? सो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, संयुक्त राज्य। सो सिक्किम भारत का राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये 1974 में आया था संविधान संशोधन। निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 35वें संविधान संशोधन का मैंने जिक्र किया, उसमें उसको एसोसिएट राज्य बनाया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये 22वां राज्य बना था, पूर्ण राज्य। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को या 1 जनवरी 2000 को? सो ये जो राज्य थे छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तराखंड, इनका क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गठन का सही क्रम क्या है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े अंतराल पे गठित हुए थे। सो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को
गठन हुआ था उत्तराखंड का, और 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था। सो ये 3 राज्य हैं जिनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। ये 2000 में ही सारे राज्य गठित हुए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? इनमें से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं: पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इनमें से किसका गठन 1948 में हुआ था? यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप राज्य शब्द का प्रयोग इस अर्थ में जानिएगा कि ये प्रोविंस के लिए यूज हो रहा है, प्रांत के लिए यूज हो रहा है, तब इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में हुआ था, अगर प्रोविंस का अर्थ लिया जाए राज्य का। सो यहाँ पे वर्ष पहले ही बता दिया गया है, तो इसलिए आप इसको आंसर हिमाचल प्रदेश मानकर ही चलिए। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। सो ये असम राज्य से संबंधित है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देख ही लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, असम इसमें आ गया है तो असम राज्य से हो जाएगा। इसकी स्थापना परेश बरुआ और अन्य के द्वारा 1979 में की गई थी। तो उल्फा को किसने स्थापित किया था? परेश बरुआ ने। और ये एक तरीके से उग्रवादी संगठन है असम राज्य का। अगला क्वेश्चन, पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में। पीपल्स वार ग्रुप नामक जो संगठन है वो 1980 में गठित किया गया था कोंडापल्ली सीतारमैया के द्वारा। कोंडापल्ली सीतारमैया एक नक्सली नेता थे, उनके द्वारा आंध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में 1980 में। भाषा के आधारों पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1953 में, 1957 में, 1960 में। यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जा रही है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में, और इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1955 में, और उसी को आधार बना के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पाणिकर। सो इसलिए इसका आंसर होगा 1953 में। भाषाई आधार पे सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? सो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। सो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये 1953 में ही गठित हो गया था भाषाई आधार पे। किससे अलग होकर ये गठित हुआ था? तो मद्रास से अलग होकर गठित हुआ था, क्योंकि मद्रास में तमिल और तेलुगु 2 भाषा के लोग रहते थे। तो ये तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था मद्रास से। सो ये आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। अगला, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ था? ये मैंने पहले ही अपने आंसर में बता दिया है पिछले वाले में। तो इसका आंसर होगा 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी संस्तुति के आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में गठित किया गया था, क्योंकि उस वर्ष ही राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता से जुड़े हुए उपबंध हैं, और ये भाग 2 में है संविधान के, तो ये भी आप जान लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए जो उपबंध किए गए हैं वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए थे, और इसमें जो आधार बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। एक, जन्म द्वारा, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, चौथा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, रजिस्ट्री करा के, और पांचवा वंशाक्रम द्वारा या रक्त संबंध के द्वारा। इसमें भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से गलत होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता किस देश में है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के साथ साथ संघ का भी नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट क्या है, तो ये वाद योग्य हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो इस तरीके से मूल अधिकारों को संविधान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी प्राप्त होती है। सो इसलिए ये वाद योग्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा ए, वाद योग्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो इसमें पूछा गया है कि सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा अनुच्छेद लगाता है? सो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है और किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सो विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, यहाँ पे विधायी कर लीजिएगा, विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण आर्टिकल 14 लगाता है। सो इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।